हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज के जो हमारी क्लास है उसमें हमने स्टार्ट कर दिया है और इसमें फर्स्ट लेक्चर आपको मिल जाएगा जो है अर्ली ह्यूमंस के बारे में। और स्टार्टिंग में तो हिस्ट्री में आज हमारा जो है सेकंड लेक्चर है और उसको आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और व्हेन आई सेड मोस्ट इम्पोर्टेंट तो इसका मतलब है कि आपके 4-5 क्वेश्चन जो है इस सेक्शन से आपको जरूर मिलेंगे। और 4-5 क्वेश्चन भी इनफ होते हैं एक मेरिट लिस्ट को डिटरमाइन करने में। तो अगर आपकी मेरिट लिस्ट में अगर आप हिस्ट्री के सेक्शन को याद करके जाएंगे, पढ़ के जाएंगे, रिवाइज करके जाएंगे तो आपके जो मार्क्स है वो आपके कहते हैं कि आपके हाथ के मार्क्स है वो तो आपसे कोई नहीं लेके जाएगा। जैसे कि रीजनिंग के क्वेश्चन में डाउट रहता है कि यार ये गलत हो गया, या मैथ्स के क्वेश्चन में 1% डाउट रहता है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन इसका आंसर मैंने सही लगाया है या नहीं लगाया है। लेकिन ऐसा जो है आपके साथ हिस्ट्री के क्वेश्चन में नहीं होगा, क्योंकि हिस्ट्री में स्टैटिक पोर्शन होता है, कुछ भी हिस्ट्री में चेंज नहीं होता है। कुछ भी हिस्ट्री में आप कितने भी लैंग्वेज को चेंज कर लें, आप हिस्ट्री में कुछ भी ऐसा नया कुछ नहीं ला सकते। या पेपर जब भी आप सेट करते हैं या कोई भी एग्जामिनर पेपर सेट करेगा तो वो हिस्ट्री को ही देख करके सेट करेगा, ना कि उसमें कुछ नया हो गया उसको देखकर सेट करेगा। क्योंकि हिस्ट्री जो है बहुत स्टैटिक है, उसमें कुछ भी बदलना नामुमकिन के बराबर है। तो इसमें आपके जो पैटर्न है उस पैटर्न के हिसाब से आपके 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो आराम से हिस्ट्री के बन जाते हैं। और 7 से 8 तो मैं बहुत कम बता रही हूँ, आपको इससे भी अधिक क्वेश्चन मिल सकते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि बहुत छोटे हैं, अगर आप इनको बस याद करके चले जाएंगे तो आपका जो वो सेक्शन है जीएस का वो काफी आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा आईवीसी को लेकर हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले तो आपको एक बात जान लेनी है कि जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर आ गए थे और तो हमारे यहाँ इंडियंस को वो कहते थे कि उनमें ना एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, उनमें अपनी रेस को लेकर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, जिसे कहते हैं व्हाइट मैन्स बर्डन। यानी कि उनको लगता था कि पूरे विश्व में केवल वही बहुत अच्छी रेस है, बहुत अच्छी नस्ल के लोग हैं, बाकी सब जो है इंफीरियर क्वालिटी के हैं। तो इंडियंस को तो वो और भी इंफीरियर क्वालिटी का मानते थे और वो ये कहते थे कि आप लोगों का कोई हिस्ट्री नहीं है, आप लोगों का कोई कोई सिविलाइजेशन नहीं है और मतलब ये लोग बहुत इंफीरियर है। इस तरह का उनका जो है परसेप्शन इंडियंस को लेकर बना हुआ था। और हमेशा इंडियंस को लेकर उनका एक परसेप्शन रहता था कि इन लोगों को हम ही रूल कर सकते हैं, ये फॉरेन पावर्स द्वारा ही रूल किए जा सकते हैं। तो ये जो परसेप्शन है उनका 1921 में खत्म हुआ, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है खोज हुई और उनको भी पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किसी भी यूरोपियन सिविलाइजेशन से भी पुरानी सिविलाइजेशन है। और इन सिंधु घाटी की सभ्यता जो है विश्व में सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। कि जब यूरोप में कुछ नहीं था उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, एक नगरीय सभ्यता थी जो कि किसी भी विश्व के किसी कोने में भी उस समय उपलब्ध नहीं थी। तो ये जो परसेप्शन है 1921 में आकर खत्म हुआ और आपने देखा होगा कि 1921 के आसपास बहुत सारे जन आंदोलन भी हुए हैं। उसमें लोगों में एक सेंस ऑफ प्राउड आ गया कि हम तो बहुत पुराने हैं, हमारी सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है और हमारे जो लिंक हैं वो बहुत पुराने हैं और हम एक ऐसी सभ्यता से आते हैं जो कि विश्व में कहीं कोई नगरीय सभ्यता नहीं थी। लेकिन उस समय हमारे यहाँ भारत में एक नगरीय सभ्यता थी जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में आईवीसी भी कहते हैं। तो इसे आप कैसे भी लिखें बस आपको याद होना चाहिए, आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि ये सिंध नदी पर थी, सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको कहते हैं। सिंधु घाटी
सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, आपको पता भी होगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता से इसे क्यों जाना जाता है, क्योंकि जो पहला शहर है जो कि पंजाब में, अभी पाकिस्तानी पंजाब में स्थित है, उसकी खोज हुई थी। तो सबसे पहले जब भी हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो हम उसकी लोकेशन भी जानेंगे। अगर हम मगध एम्पायर पढ़ रहे हैं तो हम मगध एम्पायर कितने एरिया में था उसको भी हम पढ़ेंगे, या हम अशोकन एम्पायर पढ़ रहे हैं यानी अशोका का साम्राज्य, तो हम उसमें ये भी पढ़ेंगे कि वो कितने एरिया में था, कौन सी लोकेशन थी, उसके बारे में भी हम उनको पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले तो हम यहाँ पर उसकी लोकेशन देखेंगे, और लोकेशन जो है आपको मैप याद रखना है, अगर आप रख पाए। वैसे आप नाम से भी याद रखेंगे, लेकिन अगर मैप से याद रखते हैं तो आप कभी नहीं भूलते हैं। इसमें हम स्टार्ट करते हैं गुजरात से। तो ये जो टिप है ये गुजरात की है, और गुजरात और राजस्थान। और इसमें भी आपको ये याद रखना है कि सिर्फ इतने एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, और इतना यूनिट्स, और यहाँ से ये पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है जो प्रेजेंट में है। लेकिन जब ये था अनडिवाइडेड इंडिया, तब भारत का जो है पार्टीशन नहीं हुआ था, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई थी। तो सबसे पहले इसमें हम अपनी सिंधु नदी जो है इसको वो कर लेते हैं मार्क। यहाँ पर सिंधु नदी है, और सिंधु नदी के अलावा यहाँ पर और बहुत सारी नदी है, जैसे कि आपको याद हो सतलज, झेलम, रावी, चिनाब, और एक और नदी है जिसका नाम है ब्यास। तो रावी, झेलम, चिनाब, सतलज और ब्यास और सिंधु घाटी जो है, इस एरिया में ये सभ्यता पाई गई। तो अब इसमें सबसे पहले हम लोकेशन बाद में करेंगे, बस आपको एक यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पर जो है कुछ साइट्स जो है प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, और अब ये कुछ साइट्स इंडिया में है। लेकिन जब खोज हुई थी तब ये अनडिवाइडेड इंडिया था, यानी कि भारत का उस समय विभाजन नहीं हुआ था, तो ये सब भारत में ही पाया जाता है, मतलब ये सब भारत का ही हिस्सा है। तो सबसे पहले हम इसको हेड्स में पढ़ेंगे कि इसकी डिस्कवरी किसने की, खोज किसने की। तो भारत के उस समय जो आर्कियोलॉजिस्ट थे और जो जनरल बन करके आए थे, उनका नाम था जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल जो है ये उस समय आए थे, और इन्होंने, जॉन मार्शल ने ये अराउंड इन्होंने खोज की थी 1902 और 1928 के बीच में इन्होंने खोजना इसको स्टार्ट किया था। तो 1902 से 1928 के बीच में इसका खोजना जो है वो स्टार्ट किया था, और बहुत ही महत्वपूर्ण जो सब साइट्स मिली हैं वो हमारे कुछ भारतीय साइंटिस्ट हैं और भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनके नाम है। इसमें आपको एक नाम, दो नाम बहुत अच्छे से याद रखने, एक तो दयाराम साहनी, दया राम साहनी, दयाराम साहनी 1921, और रखलदास बनर्जी, रखल दास बनर्जी। दयाराम
नारायण साहनी और रखलदास बनर्जी जो हैं, ये दो नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि 1921 में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जो खोज है वो की थी। जैसे कि आपको हड़प्पा शहर के बारे में हम बताएंगे, तो हड़प्पा शहर जो है वो इन्होंने ही खोजा था। तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा शहर की खोज जो है या हड़प्पा सिटी की खोज जो है वो इन्होंने की थी। अब बात आती है महत्वपूर्ण जो साइट्स हैं या इम्पोर्टेंट साइट्स हमारी कौन कौन सी हैं, यानी कि कौन कौन से स्थान हैं जो कि इम्पोर्टेंट साइट्स। तो इसमें हम बहुत इम्पोर्टेंट साइट्स ही करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अगर हम गुजरात से स्टार्ट करते हैं तो गुजरात में आपको याद रखना है लोथल। लोथल, पोर्ट सिटी, हाँ पोर्ट सिटी, धोलावीरा, लोथल, पोर्ट सिटी, धोलावीरा, और यहाँ पर था मोहनजोदारो। बहुत बड़ी जो साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो मोहनजोदारो है। मोहनजोदारो के बाद अगर हम पंजाब की बात करें तो हड़प्पा है, हड़प्पा है। उसके अलावा यहाँ कोट दीजी है, कोट दीजी, कोट दीजी है, और चंदहूदड़ो है, चंदहूदड़ो, चन्हूदरो। और उसके अलावा आपको राजस्थान में और हरियाणा में भी याद रखना है कि हरियाणा में जो है वो है बनवाली। बनवाली आपको याद रखना है हरियाणा में। हरियाणा में राखी गढ़ी का नाम भी याद रखना है, क्योंकि हरियाणा में अभी राखी गढ़ी में जो है उसको एक इम्पोर्टेंट साइट बनाया गया है, राखी गढ़ी। और बनवाली, राखी गढ़ी, और राजस्थान में है काली बंगन। कालीबंगन बेसिकली जो नाम दिया गया है, ये वहां पर जो ये सिटी थी, यहाँ पर कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, ये वहां से संबंधित है कालीबंगन। तो इम्पोर्टेंट साइट्स आपको याद रखनी है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो लोथल, प्रेजेंट डे ये कहाँ पर है, गुजरात। तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको साइट का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर है। तो लोथल गुजरात में है, फिर धोलावीरा ये भी गुजरात में है, धोलावीरा ये भी गुजरात में है। और लोथल को आपको याद रखना है कि ये पोर्ट सिटी थी, यानी कि ये क्या था, वहां पर एक बंदरगाह, वहां पर जो है ये बंदरगाह थी। पोर्ट सिटी यानी कि एक बंदरगाह है वहां पर थी। और उसके अलावा आपको याद रखना है जो भारत में है हम उन्हीं के नाम लिख रहे हैं, बाकी जो भारत में नहीं है उनके तो आपको पता ही है। और इसके अलावा लिख ही लेते हैं कोट दीजी, कोट दीजी या अमरी कोट दीजी भी कहते हैं इसको, अमरी कोट दीजी। अमरी कोट दीजी जो है ये सिंध में है, प्रेजेंट डे जो सिंध है वहां पर है, जो कि अब पाकिस्तान का पार्ट है सिंध। और उसके अलावा कालीबंगन आपको याद रखना है, कालीबंगन, कालीबंगन जो है ये राजस्थान में है। कालीबंगन राजस्थान। इसके अलावा बनवाली, कैसे भी लिख लें उसे हिंदी में या इंग्लिश में, बनवाली, बनवाली यानी कि ये हरियाणा में है बनवाली। या राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी ये भी हरियाणा में, बनवाली राखी गढ़ी ये दोनों हरियाणा में। हड़प्पा आप लोगों को पता ही है, हड़प्पा कहाँ पर है, पंजाब में, मोहनजोदारो पाकिस्तान में, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, लेकिन उस समय ये भारत का ही हिस्सा था। तो ये जो है एक इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसकी खोज हुई
मार्शल ने इसकी खोज की थी। 1902 से 1928 तक इसका एक्सकावेशन चला था, यानी कि इसकी खुदाई जो है, जो इस शहर में जहां जहां साइट मिली थी वहां पर जो खुदाई का काम है वो इस समय तक चला। और इसमें इंपॉर्टेंट साइट जो है अभी तक के टाइम में भी खोजी जा रही हैं। और दयाराम साहनी 1921 में और रखनदास बनर्जी इन्होंने मिल करके हड़प्पा की खोज की थी। इसमें जो सबसे दूर जो इसकी साइट है इंडस वैली की, उसका नाम याद रखना है कि इसका एक्सटेंट उत्तर प्रदेश तक भी था। और यहाँ पर एक साइट थी जिसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर जो है ये प्रेजेंट डे मेरठ के आसपास है। और यहाँ पर भी यहाँ से कुछ बर्तन, कुछ आर्टिफैक्ट्स जो है डेटिंग बैक टू इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय के जो कुछ चीजें हैं वो आलमगीरपुर में भी मिले हैं। तो उत्तर प्रदेश तक जो है इसका एक्सटेंट था, इसका जो एक तरह से प्रसार था वो उत्तर प्रदेश तक भी था। तो ये बहुत बड़ी सभ्यता थी। और इसमें आपने इम्पोर्टेंट साइट देख ली है। इम्पोर्टेंट साइट में याद रखना, लोथल गुजरात में लोथल फोर्ट सिटी हुआ करता था। धोलावीरा ट्रेड सेंटर हुआ करता था गुजरात में। फोर्ट दीची सिंध में, कालीबंगन राजस्थान, बनवाली और राखीगढ़ी हरियाणा में। ये इम्पोर्टेंट साइट है। अब बात आती है कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, यानी कि क्या ऐसा क्या था जो कि इसे बहुत अलग बनाता है प्रेजेंट डे से। तो मुख्य विशेषताओं में सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड, इसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड का मतलब है कि विवाद बना हुआ है कि कितनी पुरानी सभ्यता है। तो अभी तक जो जितने भी आंकड़े आए हैं संजोर मार्शल के अलावा और बाकी, तो इसे कहा जाता है कि 2500 बीसी से 1750 बीसी तक, 1750 बीसी तक की है। यानी कि 2500 बीसी से 1750 बीसी तक की इसकी डेट है। और ये डेट आपको हर बुक में अलग अलग मिलेगी, चेंज मिलेगी, क्योंकि इसकी कोई एक एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई थी। पर साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट इस पीरियड को आइडियल मानते हैं कि हाँ इसकी जो डेट होगी वो इतनी ही होगी। अब डेट कंफर्म करने में हमें प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की भाषा है, जो लिपि उन्होंने लिखी हुई है, वो अभी तक हम नहीं पढ़ पाए हैं। स्टिल इट इज नॉट डेसिफर्ड। डेसिफर्ड का मतलब होता है कि अभी तक हम इनकी भाषा को नहीं पढ़ पाए हैं। तो सबसे पहले तो इसमें मुख्य विशेषता आपको लिखनी है। और मुख्य विशेषताओं में आर्टिफैक्ट्स जो मिले हैं ना, उसमें कार्बन डेटिंग जो उन्होंने की है, जो कुछ चीजें मिली है कार्बन डेटिंग से वो यहाँ तक पहुंच रहे हैं कि इतने साल पुरानी वो चीजें हैं। बस उससे ज्यादा उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या क्या बोलते थे, क्या खाते थे। मतलब वो जो चीजें मिली उनसे अंदाजा लगाया कि अगर वहां पे वीट मिला, गेहूं के ट्रेसेस मिले हैं, तो प्रॉब्ली ये गेहूं भी उगाते होंगे, खाते होंगे। तो एक अंदाजन जो चीजें हैं वो लिखी गई हिस्ट्री में। जो चीजें, जो बर्तन मिले, जो जैसी चीजें वहां से मिली हैं उसके हिसाब से अंदाजा लगाया। लेकिन अभी तक उनकी भाषा नहीं पढ़ पाए कि एग्जैक्ट टाइम पीरियड हमें पता चल पाए। तो ये है। बाकी इसमें सबसे पहले आपको रखना है टाउन प्लानिंग। मतलब इसमें जो सबसे सैलेंट फीचर है, यानी कि मुख्य विशेषता है, वो है टाउन प्लानिंग, यानी कि नगरीय सभ्यता, यानी कि नगरीय योजना या नगर की तरह है। आज के समय में जो सिटीज हैं उनकी तरह ही ये सिटीज थी। टाउन प्लानिंग अगर हम बात करें तो नगरीय सभ्यता थी। और टाउन प्लानिंग में इसमें सबसे पहली जो बात आपको याद रखनी है मोहनजोदारो की। इसमें एक पॉइंट है, तो इसमें जो है आपको याद रखना है कि कौन कौन सी सबसे बिग सिटी थी। तो मोहनजोदारो, कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, कालीबंगन, और धोलावीरा। धोलावीरा तो ये किस तरह का बना हुआ है, किस तरह की इसकी टाउन प्लानिंग थी। तो आज के समय में आपको देखने को मिलता है कि कभी भी आप राष्ट्रपति भवन या कहीं भी जाएंगे तो इस तरह का होता है कि जो राजा महाराजाओं के घर होते हैं वो हाई पोडियम पे होते हैं, हाई पोडियम पे होते हैं, वो ऊंचाई पर होते हैं।
और फिर नीचे लोअर टाउन होता है। यही आप उसके केस में भी देख सकते हैं, चाहे चाहे लाल किला हो या कोई भी हो, हमारे यहाँ पर भी ये था कि हाई पोडियम पे किले बने होते थे और नीचे टाउन होता था। जैसे कि राजस्थान में भी देखो या कैसे भी देखो कि किला जो होता था वो हाई पोडियम पे होता था और नीचे लोअर टाउन होता था। तो ऐसा जो है ये कहाँ पर मिला कि एक तरह का कहता उसे क्या कहते थे, सिटेडल। सिटेडल यानी हाई पोडियम। हाई पोडियम जिसे हम हिंदी में कहते हैं बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में टीला। तो सिटेडल का मतलब होता था टीला, यानी कि एक हाई पोडियम, है ना, टीला। तो हाई पोडियम होता था, एक टीला होता था जहां पर राजा रहता था और नीचे जो है वो प्रजा के घर होते थे। तो इस तरह का हाई पोडियम और टीला जो है वहां पर मिला है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मोहनजोदाड़ो में ये क्वेश्चन आता है कि बृहत स्नानागार, जिसे हिंदी में कहते, इंग्लिश में कहते हैं बृहत स्नानागार। बृहत स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ, इसमें मिला है ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ जो है बृहत स्नानागार, इसको ये मिला है, सबसे पहले तो इसे याद रखना, इसकी 39 फीट, 39 फीट इंटू इसमें इसकी पूरी जो एग्जैक्ट वो है वो आपको लिखनी है। 39 फीट लेंथ है, 23 ब्रेथ है और ठीक है, 39 लेंथ, 23 ब्रेथ और इंटू 8 फीट की क्या है, हाइट। ठीक है, 8 फीट की इसकी हाइट है। तो यानी कि ये जो ग्रेट स्नानागार है, आपने कभी भी, जैसे ये नहीं होती, आपने कभी उग्रसेन की बावली देखी है किसी ने? उग्रसेन की बावली, तो उग्रसेन की बावली है ना, जैसे ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं वहां पे पानी है। तो बावली जो बनती है ये तो बेसिकली पानी के लिए बनती थी, क्योंकि बारिश कम होती थी। तो जिन एरिया पे बारिश कम होती थी वहां बावली बना दी जाती थी कि जिस समय बारिश होगी वहां उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा, वो पानी जो है वो यूज करते थे आसपास के लोग। तो ऐसे ही सेम उसी पैटर्न पर एक ग्रेट स्नानागार बना हुआ है। और वो कितना पुराना, उग्रसेन की बावली तो इसमें बनी होगी इसमें मिडेवल हिस्ट्री में। तो मिडेवल हिस्ट्री तो यही है अकबर बीरबल के जमाने की। लेकिन ये देखो कितने साल पुराना है कि जब जीसस क्राइस्ट का भी जन्म नहीं हुआ था, तब कोई यूरोपियन सभ्यता नहीं थी। और इतना 39 इंटू 23 इंटू 8 फीट का जो है बृहत स्नानागार था, ग्रेट बाथ था। और इस ग्रेट बाथ की खास बात यह है कि आप कभी भी जो पब्लिक बाथ होते हैं वो आपने देखे होंगे घाट पर भी या वैसे, तो इसमें ऐसे होता था कि ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, सीढ़ियां बनी होती हैं और ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं इसमें, और यहाँ पानी इकट्ठा होता है। और यहाँ पर कुछ चेंजिंग रूम्स बनाए गए थे महिलाओं के लिए अलग अलग, कि वहां पर वो कपड़े चेंज कर सकते हैं इसमें आने से पहले, और पानी के लिए बना था। तो ये ग्रेट बाथ मिला है, इसकी फोटो आप देखना गूगल पे, बहुत बड़ा जो है स्नानागार है। और कहाँ पर मिला है ये, मोहनजोदारो में। तो ये याद रखना है कि मोहनजोदारो में ये मिला है, जैसे मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। इस पर मूवी भी बनी है, लेकिन मूवी फालतू है, मूवी में कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया कि उस समय इन लोगों में इनका क्या था, उसमें कोई फिक्शनल सी स्टोरी बना दी है। तो मोहनजोदड़ो ये यहाँ पर मिला है, बृहत स्नानागार। इसके अलावा एक और इसमें मुझे लिखवाना है, ग्रेनरी। इसमें एक ग्रेनरी भी मिली है। ग्रेनरी को क्या कहते हैं, अनाज का भंडार होता है, अनाज भंडार, है ना, बनाते हैं ना, सब जगह बनता है, हमारी गवर्नमेंट का भी है कहीं पे ग्रेनरी। अपने घर में भी हम बनाते थे, एक अनाज का भंडार बनाते थे। पहले ऐसे नहीं होता था ना कि सब अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि टंकी लाए वो भरने की, या फिर जो भरने के लिए बहुत बड़े बड़े बर्तन होते थे वो नहीं होता था सबके पास, वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे और बहुत महंगा होता था और मिलता भी नहीं था उस समय तक। तो स्टील का काम इतना होता नहीं था, तो वो क्या करते थे, कमरा बना देते थे मिट्टी से लेप के और वैसे, और उसमें कुछ कुछ चीजें लगा के, और उनका जो गेहूं है वो वहीं पर डालते थे, उसे कहते थे अनाज भंडार। ठीक है, तो एक अनाज का भंडार जो है जिसे ग्रेनरी कहते हैं वो भी मिला है, और ये बहुत बड़ा मिला है
यानी कि ये जो ग्रेनरी है इसकी वो जान लेना आप लोग 150 की लेंथ है और 50 यानी कि 150 इंटू 50 ये आपको याद नहीं रखना है, लेकिन आपको बृहत स्नानागार का पूछा गया है, पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि बृहत स्नानागार की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई कितनी है। तो ये आपको याद रखना है कि 39 फीट जो है लंबा है, 30 फीट चौड़ा है और 8 फीट ऊंचा है। तो इसमें ये बात याद रखनी है। और ग्रेनरी मिली है, ये मिली है धोलावीरा में। तो ये ग्रेनरी जो है इसको याद रखना, कहाँ मिली है? धोलावीरा में। धोलावीरा कहाँ पर है? भारत में, गुजरात में। तो धोलावीरा, धोलावीरा, तो ये मिली है ग्रेनरी धोलावीरा में। अब इसके अलावा भी आप लोगों को और चीजें याद रखनी है, जैसे कि इसमें इकोनॉमिक लाइफ उनकी कैसी थी। चलिए, तो इसमें ना एक इम्पोर्टेंट बात और लिखवानी थी कि साइट तो चलो उसमें भी है मैप में, यहीं पर लिख लेते हैं। एक तो इसमें जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर मिलेगा कि यहाँ पर ईंटों का प्रयोग हुआ था। तो ये याद रखना, बर्न ब्रिक्स, यानी कि पकी हुई ईंटें। अब सोचो उस समय पकी हुई ईंटें कहाँ से आई? तो बर्न ब्रिक्स और या फिर ईंटों का प्रयोग हुआ था, ईंटों का प्रयोग। और किसका प्रयोग नहीं था पता है? पत्थर की इमारतें नहीं थी, किसी भी इमारत में पत्थर की इमारत नहीं थी, यानी कि पत्थर का यूज किसी भी इमारत में नहीं हुआ। पत्थर की इमारतों का अनुपस्थित होना, अनुपस्थित। अब चलिए, अब इसमें हम देखते हैं, सारे एग्जाम्पल लगाकर देखते हैं। तो आपने जैसे कि हम इसकी बात करते हैं, पुराने समय में सांची का स्तूप किसी ने देखा हो, अजंता एलोरा की गुफाएं किसी ने देखी हो, महाबलीपुरम, महाबलीपुरम है, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। यहाँ पर क्या है? रोक कट है। रोक कट मतलब पत्थर को काट के बनाया गया है, जो भी बनाया गया, मतलब ये पूरा पत्थर है, फिर उसे काट के उसमें खोद के उसको शेप दी गई है ना, ऐसे हुआ है। फिर अगर हम सांची के स्तूप की बात करें तो वो पत्थरों के द्वारा बना हुआ है। अन्य जो मंदिर है जैसे कि दशावतार मंदिर है या बहुत सारे अलग अलग टेम्पल है, तो वो टेम्पल जो पत्थरों से बने हुए हैं। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन की खास बात क्या है कि यहाँ पर ईंटों का प्रयोग है। यहाँ पर जो बिल्डिंग्स मिली है ना, सब ईंटों की बनी हुई है। और इसमें एक और खास बात है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। सोचो उस समय के लोग कितने एडवांस होंगे। अंडरग्राउंड ड्रेनेज, ड्रेनेज का मतलब क्या है? होता है अपवाह, अपवाह। अपवाह का मतलब है जैसे कि नालियां जो है वो ढकी हुई थी, जो नालियां हैं वो कैसे ढकी हुई थी? किसी ब्रिक स्लैब से। जैसे कि आज के टाइम में आपने देखा होगा, जो भी हम नालियां कहीं भी बनी हुई बड़ी नालियां भी देखते हैं तो वो ढकी हुई रहती है, पत्थरों से ढकी हुई रहती है। इवन दिल्ली में तो दिखता ही नहीं है कि कहाँ नालियां है, वहां सब कुछ पत्थर से ढका रहता है, स्लैब से। और हमारे यहाँ भी जो बड़ी बड़ी नालियां हैं, ड्रेनेज, वो अंडरग्राउंड होता है, पत्थरों से ढका रहता है या फिर सड़क के नीचे होता है, हमें पता नहीं चलता। लेकिन उस समय भी अंडरग्राउंड ड्रेनेज था। तो इस टाउन प्लानिंग में महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक तो ईंटों का उपयोग नहीं हुआ और एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज था। अब इसमें जो है आप लोगों को बात करनी है इकोनॉमिक लाइफ के बारे में। तो इकोनॉमिक लाइफ से पता चलता है कि ये लोग जो है अलग अलग तरह के भी काम करते थे, यानी कि आर्थिक स्थिति कैसी थी इन लोगों की, आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ना इस एज को हम कॉपर एज भी कहते हैं, यानी कि तांबा युग, तांबा युग। यहाँ पर तांबे के और कांसे यानी कि ब्रोंज की जो चीजें हैं, ब्रोंज का जो सामान है वो भी मिला है, कांसे का, तांबे की, ब्रोंज की चीजें, सोने का प्रयोग हुआ है। और इसके अलावा आपको याद हो, इसमें याद रखना है कि इन लोगों को लोहे का नहीं पता था, लोहे का, लोहे लोहा या लोहे का अनुपस्थित होना,
अनुपस्थित मतलब लोहा था ही नहीं। अब ऐसे कैसे पता चला होगा कि लोहा नहीं है वहां पे इंडस वैली में? हमें कैसे पता चलेगा कि इनके घर में ये वाली चीज नहीं है? कैसे पता चलेगा? आसपास देख के, है ना? जैसे किसी का घर लकड़ी का है तो उस, हाँ, उसके घर में क्या होगा, हमें वो चीजें दिखनी चाहिए। तो जब उसके घर में वो उस मेटल की बनी कोई चीज ही नहीं मिलेगी तो हम लगाएंगे अंदाजा कि भाई इनके पास तो ये है ही नहीं। तो इनके यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोहे की कोई भी चीज नहीं मिली, यानी कि लोहे का अभी तक जितनी भी खुदाई हुई है लोहे का सामान नहीं मिला। तो लोहा जो है आयरन, आयरन का इनके यहाँ पर प्रयोग नहीं था। हो सकता है, अब इसका क्या कारण हो सकता है? चलो कॉमन सेंस से बताओ, यहाँ पर जो इतने लोग हैं इनके पास आयरन क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? उसका क्या कारण हो सकता है? तो देखो, आयरन जो है, आपको अगर इंडिया में याद हो तो आयरन इस वाली बेल्ट में है। ठीक है, कौन सी बेल्ट है? छोटा नागपुर प्लेटो। ठीक है, तेलंगाना ये वाला, तेलंगाना छत्तीसगढ़। और बेसिकली कहाँ पर पाया जाता है वो तो आपको पता ही है, बिहार, झारखंड, रानीगंज वगैरह यहीं पर तो है जो माइंस है। ठीक है, उड़ीसा, है ना, यहाँ पर है उड़ीसा, बंगाल, तेलंगाना, यहाँ पर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो बेसिकली जो लोहा है, आयरन जो है, वो इस वाले साइड पर है। जो रिसोर्सेज है वो इधर है, यहाँ पर लोहा है ही नहीं, यहाँ पर तो खदानें ही नहीं है। तो जो जो चीज हमारे पास प्रचुर मात्रा में होगी हम बर्तन उसी के बनाएंगे। जैसे कि किसी के यहाँ पे मिट्टी के बर्तन यूज होते हैं, उनके यहाँ पे जो अवेलेबल होगा वो उसकी चीज बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, खेतड़ी माइंस है। खेतड़ी, राजस्थान में एक जगह का नाम है, आपने सुना होगा खेतड़ी। और खेतड़ी में कॉपर की माइंस है। तो इसलिए ये लोग कॉपर का ज्यादा यूज करते थे, क्योंकि इन्होंने कॉपर कहाँ से लिया होगा? खेतड़ी माइंस से कॉपर लिया होगा। तो यहाँ से ये कॉपर का, तो इनको कॉपर का भी पता था, सोने का भी पता था, लेकिन इनको लोहे का नहीं पता था, क्योंकि लोहा इनके यहाँ पे उपलब्धि नहीं होगा ऐसा माना जाता है। दूसरा, इनकी आर्थिक स्थिति में गेहूं और बार्ली यानी कि जौ, ये सब खाने में था। लेकिन इनको किस चीज का वो नहीं था, एक चीज था, जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में ये सब सब चीजें पालते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चावल नहीं था, इनको चावल का नहीं पता था, लेकिन ऐसा नहीं है। चावल के ट्रेसेस रिसेंटली मिले हैं तो इसमें है। बाकी एक चीज और थी, ये सब तरह के इनके यहाँ पे जानवर मिले हैं, जैसे कि बैल मिला है, बैल और भेड़ बकरी, मतलब बोर जो भी गोट वगैरह है, भेड़ बकरी सब कुछ। लेकिन इनको किसका वो नहीं था, हमें यही लिखना है जिसका नहीं था। किस क्या नहीं पता था इन लोगों को? कौन सा जानवर नहीं था इनके यहाँ पे? कौन सा नहीं था? घोड़ा। घोड़ा, ठीक है, घोड़ा इनको नहीं पता था, क्योंकि घोड़ा हमारे यहाँ का है भी नहीं। घोड़ा भारत का नहीं है, कहाँ का है? बताओ कहाँ का है? अंदाजा लगाओ, सबसे ज्यादा खूंखार लोग कहाँ के होते हैं जो घोड़ा लाते हैं? सेंट्रल एशिया के और अरब्स। अरब्स के पास घोड़े होते थे, अच्छी नस्ल के घोड़े अभी भी सेंट्रल एशिया के और अरब्स के होते थे। और जब आर्यन आए, आर्यन घोड़े लेकर आए थे अपने साथ, तो घोड़े की जो नॉलेज है, घोड़ा जो है वो इन एरिया में जो साइट्स हैं वहां पर नहीं मिला। ये कैसे पता चला कि इनको घोड़े की जानकारी नहीं थी? क्योंकि वहां पर हर जानवर की हड्डियां मिली हैं, लेकिन घोड़े की नहीं मिली। तो इसलिए क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे, या कौन सा जानवर है, कौन सा एनिमल है वहां पर नहीं पाया गया? तो घोड़ा आपका आंसर होगा। दूसरा, अगर वो उसमें पूछते हैं कि कौन से उसका पता नहीं था, तो उनको कौन सी इसे क्या कह सकते हैं, इसे मेटल को क्या कहते हैं, कौन सी धातु, हाँ, धातु। ऐसे आएगा क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी धातु से परिचित नहीं थे, कौन सी धातु वहां नहीं पाई गई, तो उनके पास लोहा नहीं पाया गया। तो ये आपको इकोनॉमिक लाइफ में याद रखना है। जो मेन आपका है, वीट बार्ले भी यहाँ पर था, और एनिमल सब तरह के थे, लेकिन घोड़ा जो है इनके यहाँ पर नहीं था। सोशल लाइफ में कुछ इतना खास नहीं है, सभी लोग मलाएं पहनते थे अलग अलग तरह की। लेकिन इसमें याद रखना, आर्ट में याद रखना है
कि आर्ट जो है, आर्ट में, चलो यही लिख लेते हैं आर्ट के बारे में। आर्ट में आपको याद रखना है कि इसमें ये लोग ना तांबे की, इनको वो भी आती थी, कास्टिंग होती है, मेटल की कास्टिंग, यानी कि उसे क्या कहते हैं, ढालना, किसी भी चीज को ढाल के, सांचों में ढाल के मूर्ति बनाना, है ना, मूर्ति बनाना। तो आर्ट जो है वो इनको आता था। और आर्ट में अगर हम देखें तो तांबे की, कांसे की बनी हुई एक मूर्ति मिली है, कहाँ से, उसका नाम है डांसिंग गर्ल। वो ऐसा लग रहा है कि वो डांस कर रही है, इसलिए उसका नाम रख दिया इन्होंने डांसिंग गर्ल। तो डांसिंग गर्ल मिली है। अब ये डांसिंग गर्ल कहाँ से मिली है, मोहनजोदाड़ो से। और किसकी बनी हुई है, कांसे की। तो इसमें क्वेश्चन आता है डांसिंग गर्ल जो है या नृत्य करती लड़की, नृत्य की लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो ये मोहनजोदाड़ो से बनी मिली है। किसकी बनी हुई है, ये कांसे की बनी है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है ना। उनको पता था, तो मेटल कास्टिंग भी आती थी उनको, है ना। इतने पुराने लोग थे लेकिन उनको मेटल कास्टिंग भी आती थी। अब मेटल कास्टिंग आज के टाइम में हम लोग करते हैं। एक लोस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी आपको पता है, इसमें पहले इसका नाम लिख लो, मोहन जोदारो से ये मिली है डांसिंग गर्ल। और इसमें पूछा जाता है कि डांसिंग गर्ल कहाँ मिली। इसके अलावा ये टेराकोटा के भी बनाते थे खिलौने और मूर्तियां। टेराकोटा, अब टेराकोटा किसे कहते हैं, टेराकोटा क्या होता है, देखो टेराकोटा, जब हमने नाम सुना ना, हमें भी नहीं पता था कि ये होता क्या है। टेराकोटा बेसिकली कुछ नहीं होता, जो कच्ची मिट्टी होती है उसके बर्तन। कच्ची मिट्टी से कोई भी चीज बनाते हैं, कच्ची मिट्टी को जब पका देते हैं तब उसका टेराकोटा कहते हैं। तो जैसे जो हम मटके या जो भी क्ले पॉट, जो भी हमारे पास बर्तन है ना, जो कुल्हड़ है या फिर मटकी है, छोटे छोटे कसोरे हैं, वो जितने भी हम यूज करते हैं वो सब किसके बने हुए हैं, टेराकोटा के। तो इनके यहाँ पर मेनली कांसे के बने हुए बर्तन मिले हैं और टेराकोटा के मिले हैं। और आभूषण किसके मिले हैं, सोने के और चांदी के आभूषण मिले हैं। अब सोना चांदी जो है यहाँ तो मिला नहीं होगा, तो सोना चांदी जो है ये ट्रेड करते थे। ट्रेड मतलब इनका ट्रेड था, अफगानिस्तान से, ईरान से इनका क्या था, व्यापार था। और मिस्र के साथ भी इनका व्यापार था, तो उसके थ्रू ही इनके पास सोना वगैरह आता होगा। अब इसमें डांसिंग गर्ल के अलावा, हाँ मैं बात कर रही थी लोस्ट वेस्ट वैक्स टेक्निक की, लोस्ट वैक्स टेक्निक, लोस्ट वैक्स टेक्निक। अब इसमें आपको याद रखना है, तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक ये लोग यूज करते थे मेटल को, मूर्ति को बनाने में। तो मूर्ति को बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती थी, जैसे कि मोम होता था, ठीक है। अब जो भी हमें आकृति बनानी है, जैसे कि हमें कोई भी मूर्ति बनानी है, तो उसको पहले मोम का बनाते हैं। मोम का बना के उसके ऊपर फिर क्या कर देते हैं, मिट्टी का लेप लगा देते हैं। फिर जैसे कि इस पर्सन का जो है मूर्ति बनाया और फिर इस पे मिट्टी का लेप लगा दिया, और फिर मिट्टी का लेप लगा के इसमें ना एक छेद कर देते थे। तो मिट्टी जो है इसका आकार लेती थी, जैसे कि इस पे हमें बनाना है तो पहले इसे मोम का बनाया, मोम का बना के फिर इसके ऊपर मिट्टी लपेट दिया और इसमें बीच में कहीं एक छेद कर दिया। फिर क्या करते थे, और नीचे भी एक छेद करते थे, छेद कर देते थे। और फिर क्या करते थे कि जो मेटल हमें है डालना है, कांस्य यानी कि मेटल है, गरम कर लिया, उसे इसमें पोर किया, पोर करके जो भी इसमें मोम है वो तो पिघल जाता था। और जो वो सांचा है, यानी कि अब ये जो मोम है ये तो पिघल जाएगा और जिसमें मेटल डाला है उसका आकार ये ले लेगा और मोम निकल जाएगा। और फिर ये ठंडा हो जाता था, फिर उसे तोड़ के निकाल लेते थे, तो मूर्ति इनकी कांसे की बन जाती थी। तो ये टेक्निक इनको पता थी। सोचो, लोस्ट वैक्स टेक्निक अब यूज होती है आधुनिक भारत में, और मिडिवल पीरियड में ये यूज होती थी। उस समय इतने टाइम पीरियड पहले भी देखो लोस्ट वैक्स टेक्निक यूज होती थी मूर्ति बनाने के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि लोस्ट वैक्स टेक्निक भी ये लोग यूज करते थे।
तो इसमें आपके ये पॉइंट हो गए। उसके अलावा इसमें, हाँ, अब जब ये लोग, बस इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज रह जाती है, रिलीजन। तो क्या कोई रिलीजन था? यस, ऑब्वियसली था। तो किसकी पूजा करते थे ये? किसकी पूजा करते थे? ये करते थे पशुपति की पूजा। ठीक है, पशुपति। तो याद रखना, पूछा जाता है पशुपति। पशुपति आज के समय में हम किसे कहते हैं? शिवा को। ठीक है, तो भगवान शिव जो है, इनको हम आज के टाइम में पशुपति कहते हैं। तो ये पशुपति की पूजा करते थे, जिनको ये कहते थे प्रोटो शिवा। हाँ जी, प्रोटो शिवा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। और ये हमें कैसे पता चला? वहां पर हमें एक पृष्ठ की भी मूर्ति मिली है, और वहां पर जो सील्स है वो, और वहां पर जो मूर्तियां मिली है वो पशुपति की मिली है। पशुपति मतलब उसमें अलग अलग तरह के जो है एनिमल्स है, जो कि आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें मैं सिंधु घाटी सभ्यता की अगर मुझे कुछ पिक्चर्स मिलती हैं तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। डांसिंग गर्ल का और इसका एक आध पिक्चर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जितनी भी, चलिए मैं सभी को दिखाती हूँ। तो आपके अगर आपको ये टॉपिक करना है तो ये क्लास 12 की एनसीईआरटी है, पुरानी वाली, यानी कि अभी जो चेंज हुआ है वो नहीं, ये वाली है, काफी पुरानी है। इसका एडिशन मैं आपको बता दूंगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में इस तरह की सील्स मिली है, ये वहां की सील्स है, यानी कि मुहर जो होती है। ये वहां पर कुछ वेट्स मीजर है, जैसे कि आज के टाइम में हम बाट यूज करते हैं, जो भी वो करते हैं उसमें हम बाट यूज करते हैं। तो इस तरह की जो बाट है वो मीजर के यूज होते हैं, जैसे कि और ये इस तरह के मीजर के बर्तन हैं, जैसे 1 लीटर 2 लीटर इस तरह से मीजर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इसमें मिलेगा कि वो टेराकोटा यानी कच्ची मिट्टी को पका करके जो बर्तन बनाते हैं, तो टेराकोटा का एक बुल है, तो ये बुल उसमें मिला है। दूसरा इसमें जो भी चीजें मिलेंगी, हाँ, ग्रेट बात ग्रेनरी आपको मैंने बताना था, अनाज भंडार। तो इस तरह का अनाज भंडार वहां पर मिला है। अभी तो छत वगैरह सब खत्म हो गई है, लेकिन पहले जब ये बना होगा तो इस पे छत भी होगी। तो ये अनाज भंडार वहां पर मिला है, और ये कॉपर के टूल है, यानी तांबे के बने हुए कुछ टूल्स है। अब इसके अलावा इसमें आपको जो याद रखना है, जो मुझे दिखाना था, कि क्या ये किसी की पूजा करते थे? तो हाँ, ये पूजा करते थे। तो ये इनके पृष्ठ हैं, जिनको हम कहते हैं ये इनके पृष्ठ हैं। और ये हमें कैसे पता चल रहा है कि पृष्ठ हैं? क्योंकि इनकी जो आंखें हैं वो इस तरह से बंद है जैसे मेडिटेशन करती हैं, और इनके एक कंधे पर कुछ शॉल के जैसी आकृति बनी हुई है। तो ये उस समय के पृष्ठ है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है पशुपति यानी कि प्रोटो शिवा की जो है वो पूजा की जाती थी। तो इस तरह से जो है, अब हमें कैसे पता चला है कि प्रोटोशिवा की पूजा की जाती थी? तो इफ यू कैन सी, ये पशुपति की मूर्ति है। तो इसमें ऐसे पता चल रहा है कि ये कोई हॉर्न है और ये कोई एनिमल है, बट ये सील पर बना हुआ है इस तरह से, जैसे कि ये बैठा हुआ है किसी सिंहासन पे। तो प्रॉब्ली इसको कंसीडर किया जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो इनकी पूजा करते थे, जिनका नाम है पशुपति यानी कि प्रोटो शिवा। और ये एक टेराकोटा की मूर्ति है जो कि मदर गोडेस, वहां पे दो चीजें मिली है, एक तो पशुपति और एक मदर गोडेस। मदर गोडेस जो है ये टेराकोटा की बनी हुई है, यानी कच्ची मिट्टी को पका करके बनी है। और ये जो मदर है यानी कि माता देवी जो बनी हुई है, ये है। तो इसी से इन मूर्तियों से हमें पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो पूजा करते थे और धार्मिक थे काफी। और क्योंकि उनके सील पर पशुपति मिले हैं और मदर गॉडेस की जो मूर्ति है वो मिली है, तो इसी से हम अंदाजा लगाते हैं कि वहां के लोग जो है धार्मिक भी थे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जब इतनी बड़ी सभ्यता थी तो ये कहाँ गायब हो गई? ऐसा क्या हुआ कि ये जो सभ्यता है वो गायब हो गई या दब गई? तो इसमें बहुत सारी थ्योरीज बताई गई। तो इसमें पहली थ्योरी तो बताई गई थी कि वहां पर प्रॉब्ली बाढ़ आ गई होगी, यानी कि फ्लड आ गए होंगे, और फ्लड्स की वजह से
नष्ट हो गई। फिर ऐसा माना जाता है कि आर्यंस जो आए थे, आर्यंस के आने की वजह से वो सभ्यता उन्होंने नष्ट कर दी थी। तो इसमें जो है बहुत विवादित थ्योरीज है, इसमें बहुत कम कंक्लूजन जो है अभी आर्कियोलॉजिस्ट निकाल पाए हैं कि प्रॉब्लम क्या रहा होगा। तो इसमें एक थ्योरी है कि बाढ़ आ गई होगी, एक थ्योरी है कि सूखा पड़ गया होगा जिसकी वजह से अकाल आ गया होगा, लेकिन इसमें कोई भी एक एक्सटेंट तक जो है वो नहीं माना गया। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो माना गया कि आर्यंस के आने की वजह से ये जो सभ्यता है वो विलुप्त हो गई है, जो कि इसमें एक सही जो एक्सप्लेनेशन है इसका माना जाता है। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में आपको जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो याद रखनी है। किसने खोज की थी? जॉन मार्शल ने। दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी भारतीय हैं, इन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी और बाकी की साइट्स फिर खोजी गई थी। इम्पोर्टेंट साइट्स आपको पता होनी चाहिए, लोथल है, धोलावीरा है, कोट डीजीचल, मुडरो, मोहनजोदारो, हड़प्पा, राखी गढ़ी, बनमाली, कालीबंगन, खेतरी कॉपर माइंस यहाँ पर स्थित है जहाँ से कॉपर वगैरह लेते थे। और सबसे दूर अगर देखा जाए तो आलमगीरपुर मेरठ के आसपास जो है इसकी सबसे दूर एक साइट थी। इसके अलावा जो है इसमें आपको जो हेड याद रखने हैं कि इसकी साइलेंट फीचर यानी मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी। तो मुख्य विशेषताएं में आपको याद रखना है, टाउन प्लानिंग, नगरीय योजना थी। मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन और धोलावीरा ये बहुत बड़े शहर थे और यहाँ पर जो है सिटेडल होता था, टीला होता था और फिर एक लोअर टाउन होता था नीचे, और उसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज था। और बृहत स्नानागार मिला है मोहनजोदाड़ो में जो कि 39 फीट 23 चौड़ा और 8 फीट हाइट का है मोहनजोदाड़ो में। और अनाज भंडार मिला है ये धोलावीरा में। तो ये आपको इम्पोर्टेंट जो है वो याद रखना है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज याद रखना है कि स्टोन का कहीं भी यूज नहीं हुआ है, यानी कि पत्थर की इमारतें नहीं बनी और स्टोन का कहीं भी यूज नहीं हुआ। अंडरग्राउंड ड्रेनेज मिला है। यहाँ के लोगों को परहैप्स लोहे की उतनी जानकारी नहीं थी, और लोहा क्योंकि यहाँ पे लोहे की कोई भी बर्तन नहीं मिले, और उसके अलावा इनको घोड़े से भी ये परिचित नहीं थे क्योंकि घोड़े का कोई भी अवशेष वहां पर नहीं मिला है। बाकी यहाँ पर कॉपर और कांस्य यानी कि ब्रोंज के जो मेटल मिले हैं, डांसिंग वेल मिली है मोहनजोदाड़ो से, वो भी आपको याद रखना है। और मोहनजोदाड़ो से ही प्रोटोशिवा और मदर गोडेस जो है ये प्राप्त हुए हैं इस साइट से, जिससे पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग काफी धार्मिक थे। तो आपके एग्जाम के लिए जो एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं उसमें यही है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी साइट कहाँ पर है उसका नाम पूछ लिया जाएगा। कौन सी चीजों से वो परिचित नहीं थे वो ज्यादा पूछा जाता है, जैसे कि वो घोड़े से परिचित नहीं थे या बाकी जो क्वेश्चन है वो इस तरह से ही आपसे पूछे जाते हैं। तो बने रहिए द फ्यूचर कोचिंग पर। और गाइस इस वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना शेयर कीजिएगा जिन लोगों को जरूरत है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और विलिंग है हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हम कल फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। एंड डू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। और अब हमारा जो यूपीएसआई और रेलवे का बैच चल रहा है उसमें भी आपको सभी लेक्चर्स जो है मिल जाएंगे और वहां पर जाकर उस फ्री बैच का जो है लाभ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।